बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा जी वो है गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉसेस लॉ जो है उसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि गॉसेस लॉ के थ्रू आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे नेक्स्ट आप लोग जो है वो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस के अंदर आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए आप उसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड करना है गॉसेस लॉ को, मेन टॉपिक है, इस पर आपने पूरा फोकस करना है। सो व्हाट इज़ गॉसेस लॉ बेसिकली। गॉसेस लॉ जो है उसको किस तरीके से स्टेट किया जा सकता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो सबसे पहले देख लें। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है The total electric flux passing through a closed surface is equals to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed। गॉसेस लॉ को इस तरीके से जो है वो इसको स्टेट किया जा सकता है। The total electric flux, इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ज़रा देख लें। The total electric flux passing through a closed surface, अब ये भी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस में से पास होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस में से पास हो रहा होगा। The total electric flux passing through a closed surface is equal to, वो जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू इक्वल किसके है। तो गॉसेस लॉ ये बताता है that the total electric flux passing through a closed surface is equals to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed। अब इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास आता है the value of total flux is equals to 1 by epsilon naught times the total charge एनक्लोज्ड। इस तरीके से हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है या ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। तो इसकी डेरिवेशन के लिए बेटा जी हम कंसीडर करेंगे एक क्लोज सरफेस। और ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या इनक्लोज कर दिया, इसके अंदर हमने इनक्लोज कर दिया एक स्मॉल चार्ज क्यू, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो आप सब जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो आउटवर्ड मूव करेंगी। तो एक क्लोज सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस, और उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर आपने क्या इनक्लोज कर दिया, उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर आपने इनक्लोज कर दिया एक पॉजिटिव चार्ज को। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो इस सरफेस को क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं। तो हम लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ चुके थे कि सरफेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करना या सरफेस को इनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करना, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सरफेस को क्रॉस करना। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो कंसीडरेशन है, उस कंसीडरेशन के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, वो कंसीडरेशन कुछ इस तरह की है कि आपने एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम किया और उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर आपने क्या इनक्लोज कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, 3 डायमेंशनली जो ओरिजिनेट होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेरिकल सरफेस को क्या करेंगी, इस स्फेरिकल सरफेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी। इसका मतलब है कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब ज़रा देखें, हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है उस रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट इसकी जो डेरिवेशन है वो हम डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है बेटा जी कि आपने इस पूरे सरफेस को, जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस, वो जो स्फेरिकल सरफेस है वो टोटल एरिया एक कर्व्ड शेप होती है। तो आपने उस कर्व्ड शेप को क्या करना है, आपने उस कर्व्ड शेप को स्मॉल पैचेस के अंदर, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर आपने उस सरफेस को डिवाइड कर देना है। अब देखिए, अगर एक कर्व्ड सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से एक लाइन बना देता हूँ, जैसे कि एक कर्व्ड लाइन है, ये एक कर्व्ड लाइन। अब आपने इस कर्व्ड लाइन में से कर्वनेस को ख़त्म करना है, यानी कि ये जो कर्वनेस है ये किस तरीके से मिनिमाइज़ की जा सकती है। तो इस कर्वनेस को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इस कर्वनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने इस लाइन को दोनों तरफ से जो है वो रिमूव करना शुरू कर दिया। इस लाइन को मैं शॉर्ट करता जाऊंगा और इतना शॉर्ट कर दूंगा कि इस लाइन के अंदर फिर कर्वनेस आपको नज़र नहीं आएगी, ये बिहेव करेगी एज ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपने उस लाइन के ऊपर इतना शॉर्ट इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, वो जो कर्व लाइन थी वो एज ए कर्व लाइन बिहेव ही नहीं कर रही, वो लाइन बिहेव कर रही है एज ए स्ट्रेट लाइन। तो हमने यही काम करना है यहाँ पर भी।
ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस था जो कि बेसिकली एक कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस को आप इतने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, वो एरिया एलिमेंट्स इतने स्मॉल होने चाहिए कि आपको वो कर्व्ड सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस नज़र ही ना आए, बल्कि आपको जो एरिया एलिमेंट है वो किस तरह का नज़र आए, एक फ्लैट सरफेस एरिया एलिमेंट नज़र आए। तो हमने जो टोटल एरिया था उस टोटल एरिया को n नंबर ऑफ़ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हमारे पास जो एरिया एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन टू डेल्टा AN। ये बात याद रखिएगा कि हमने इससे पहले भी जो लास्ट टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया था, जब हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम है, तो हमने उस वक्त जो एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ था वो एरिया एलिमेंट किस तरह का था, वो एरिया एलिमेंट एक फ्लैट सरफेस एरिया था। बिल्कुल इस तरीके से हमने कहा था ये हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है, एक तरफ जो है वो हम पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं, प्लेट्स को अज्यूम कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दूसरी तरफ जो वो आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट के ऊपर मौजूद हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस फ्लैट एरिया में से पास कर रही थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो सरफेस आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो सरफेस बेसिकली था क्या, वो सरफेस बेसिकली फ्लैट सरफेस था, कर्व्ड सरफेस नहीं था। जबकि अभी जो हमारी कंसीडरेशन है उस कंसीडरेशन के अंदर आपने जो सरफेस अज्यूम किया हुआ है वो सरफेस बेसिकली स्फेरिकल सरफेस है, और जो स्फेरिकल सरफेस है वो तो कर्व्ड सरफेस होता है। तो हमने उस कर्व्ड सरफेस को फ्लैट सरफेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने उसके ऊपर स्मॉल एरिया एलिमेंट्स बना दिए। वो एरिया एलिमेंट्स इतने स्मॉल हैं कि वो जो कर्व्ड सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस जब आप उसके ऊपर एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट करेंगे तो वो कर्व्ड सरफेस एज ए कर्व्ड सरफेस बिहेव नहीं करेगा, वो कैसे बन जाएगा, वो बिल्कुल एज ए फ्लैट सरफेस एरिया बन जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर डेल्टा A1 ये स्मॉल एरिया एलिमेंट A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से ये डेल्टा A2, यहाँ पर आपके पास डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन टू डेल्टा AN। आपने कितने नंबर ऑफ़ एरिया एलिमेंट्स बना लिए हैं, आपने बेसिकली n नंबर ऑफ़ एरिया एलिमेंट्स बना लिए हैं। जितने ज़्यादा एरिया एलिमेंट्स बनाएंगे और जितने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स बनाएंगे उतना ही सरफेस ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, फ्लैट सरफेस मिलेगा। तो हमने फ्लैट सरफेस जो है फ्लैट एरिया एलिमेंट्स के अंदर, फ्लैट पैचेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिए। जैसे कि देखें जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल के बारे में आप जानते हैं कि फ़ुटबॉल जो बेसिकली पैचेस से मिलकर बनी हुई होती है। तो अगर मैं उसके ऊपर से एक पैच जो है उसको जो है वो कट आउट करता हूँ तो वो जो एक पैच है वो फिर कैसे बिहेव करता है, वो एज ए फ्लैट सरफेस बिहेव करता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपने इस वक्त भी ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसको डिवाइड किया है इतने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर कि हर एक एरिया एलिमेंट जो है वो बिहेव कर रहा है एज ए फ्लैट एरिया एलिमेंट। तो ये जितने भी आपके पास एरिया एलिमेंट्स हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन टू डेल्टा AN, ये सब के सब फ्लैट एरिया एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ तक अंडरस्टैंड करने के बाद यानी कि ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके पास अगर आपने किसी एक एरिया एलिमेंट में से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो वो एक एरिया एलिमेंट कैसे बिहेव कर रहा होगा, वो एक एरिया एलिमेंट बिहेव कर रहा होगा बेटा जी एज ए फ्लैट एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि हम इस पूरे एरिया एलिमेंट को डिवाइड कर चुके हैं n नंबर ऑफ़ एरिया एलिमेंट्स के अंदर, तो हम फाइंड करेंगे फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट 1। आपने फर्स्ट एरिया एलिमेंट में से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास एक एरिया एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स आ जाता है तो फिर हम सिमिलरली तमाम जो एरिया एलिमेंट्स हैं वहाँ से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली। तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्लक्स है, यानी कि मैं सपोज कर लेता हूँ ये वाला एरिया एलिमेंट, अब इस एरिया एलिमेंट में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। हम ये जानते हैं कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज तमाम डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो है वो मूव करवाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो तमाम डायरेक्शंस में आउटवर्ड मूव कर रही हैं, तो इस एरिया एलिमेंट में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही होगी। और ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन से मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो यहाँ से पास कर रही है एरिया एलिमेंट 1 में से, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E1। इसी तरीके से एरिया एलिमेंट 2 में से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास करेगी दैट इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2। एरिया एलिमेंट 3 में से जो पास करने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 3 है। तो हमारे पास जो फ्लक्स 1 है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो क्या था, वो था डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया।
अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें हम कॉज ऑफ थीटा को यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ्लक्स 1 जो है वो इक्वल होगा E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि हमने कॉज ऑफ 0 डिग्री क्यों यूज़ किया। कॉज ऑफ 0 डिग्री इस वजह से क्योंकि ये जो 0 डिग्री का एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल्टा A1 के दरमियान है। अब आप देख रहे हैं अगर मैं इस पैच को कंसीडर करता हूँ तो इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। अगर सपोज कर लेते हैं बेटा जी कि हमारे पास जो है वो इस तरह का ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पैच है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर पैच को मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये जो रेक्टेंगुलर पैच है इस रेक्टेंगुलर पैच का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल इस डायरेक्शन में इस तरीके से, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जिस तरफ है इसका जो नॉर्मल है वो भी उसी डायरेक्शन में है। इस वजह से नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा इस एलिमेंट का वो 0 डिग्री का होगा। तो हमने यहाँ पर 0 डिग्री यूज़ कर लिया। अब उसके बाद अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट है, तो इस वाले एलिमेंट पे इस तरीके से हम सपोज कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी इसी डायरेक्शन में और जो नॉर्मल है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का ही होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट एरिया एलिमेंट के लिए। हमारे पास जो एरिया एलिमेंट डेल्टा A1 है, कॉज ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, सो फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू E1 डेल्टा A1। ये हमने फर्स्ट एरिया एलिमेंट में से डेल्टा A1 में से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सिमिलरली ये अप्लाई कर देते हैं। अब सिमिलरली जो है वो आपके पास जो फ्लक्स 2 है, फ्लक्स 2 की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स 2 की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 इनटू डेल्टा A2। डेल्टा A2 में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 है, तो हमारे पास उसके लिए एक्सप्रेशन ये आ जाता है, एंगल यहाँ पर भी कितना, वही 0 डिग्री का। उसके बाद फ्लक्स 3 E3 डेल्टा A3 के इक्वल आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन टू हमारे पास जो nth एलिमेंट है डेल्टा AN, उसमें से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको हम EN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है हमने एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हर एक एरिया एलिमेंट में से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट कर लिया। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि आपने इससे पहले जो फ्लक्स कैलकुलेट किया था, जो हम लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था, वो इस तरह की सिचुएशन थी, आपने फ्लैट सरफेसेस में से फ्लक्स को कैलकुलेट किया था। आपके पास कोई इस तरह का मेथड नहीं है जिसमें आप डायरेक्टली कर्व्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकें। तो हमने पहले कर्व्ड सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया, उनको फ्लैट सरफेसेस बनाया और फ्लैट सरफेसेस बनाने के बाद फिर हमने फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास ये सारी इक्वेशंस आ चुकी हैं। आपने इन तमाम फ्लक्स को क्या करना है, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 एंड अप टू सो ऑन टू फ्लक्स n, आपने इन तमाम फ्लक्स को ऐड कर देना है। एडिंग ऑल इक्वेशंस टू गेट टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस। इस पूरे सरफेस में से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने इन तमाम इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो टोटल फ्लक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 एंड अप टू सो ऑन टू फ्लक्स n। तो जो टोटल फ्लक्स है वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, फ्लक्स 1 की जगह पर हमने क्या यूज़ कर लिया, E1 डेल्टा A1। फ्लक्स 2 की जगह पर हमने क्या यूज़ कर लिया बेटा जी, E2 डेल्टा A2। और फ्लक्स 3 की जगह पर E3 डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन टू जो फ्लक्स n है, जो nth एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स है, उसके लिए हमने यूज़ कर लिया En डेल्टा An। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक एरिया एलिमेंट जो था उसका एरिया सेम था। हर एक एरिया एलिमेंट सेम मैग्नीट्यूड का है। फॉर एग्जांपल जितना एरिया एलिमेंट ये है उतना ही एरिया एलिमेंट ये भी है। फॉर एग्जांपल मैंने जो एरिया एलिमेंट कंसीडर किया था वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया एलिमेंट, तो मेरे पास जो दूसरा एरिया एलिमेंट है वो भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही है। जो मेरे पास थर्ड एरिया एलिमेंट है वो भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कि आपने जो पूरे सरफेस को, जो कर्व्ड सरफेस था, उस पूरे कर्व्ड सरफेस को जब आपने डिवाइड किया था तो जो एरिया एलिमेंट्स बनाए थे वो तमाम एरिया एलिमेंट्स इक्वल साइज़ के थे। अब एरिया एलिमेंट्स के इक्वल होने की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ की वैल्यूज़ आएंगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ की वैल्यूज़ भी एक जैसी होंगी। तो E1 की जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि फर्स्ट एरिया एलिमेंट में से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड
सेकंड एरिया एलिमेंट में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो आपको E1 नज़र आ रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस एरिया एलिमेंट में से पास हो रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस एरिया एलिमेंट में से भी पास होगी, डेल्टा A2 में से उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस एरिया एलिमेंट में से भी पास होगी, दैट इज़ E3। तो हम ये कह सकते हैं कि E1 मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल्स टू E2 मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल्स टू E3 मैग्नीट्यूड एंड अप टू सो ऑन टू En। अब जब आप ये जान चुके हैं कि तमाम एरिया एलिमेंट्स में से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो एक जैसी है, तो फिर 1 2 3 4 लिखने की क्या रीज़न है? आप सबकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन के अंदर अब आपने E1 E2 E3 यूज़ नहीं करना, आपने सबकी जगह पर क्या यूज़ कर देना है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इस पॉइंट पर भी और यहाँ पर भी। अगर अब सबके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड एक जैसी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कॉमन ले सकते हैं। तो जो टोटल फ्लक्स होगा दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। अब बाकी आपके पास क्या रह गया? बाकी आपके पास रह गया डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन टू डेल्टा AN। ये जो एरिया एलिमेंट्स हैं ये सारे एरिया एलिमेंट्स ऐड अप हो रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हमने पूरे सरफेस को इन्हीं एरिया एलिमेंट्स के अंदर तो डिवाइड किया था, और अगर ये सारे एरिया एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं तो ये सब एरिया एलिमेंट्स मिलकर दोबारा से क्या बना देंगे, ये सब एरिया एलिमेंट्स मिलकर दोबारा से टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बना देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि वो स्फेरिकल सरफेस जिसको आपने n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया था, आपके पास एट दी एंड दोबारा से वही आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया कितना होता है। हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी, आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। तो व्हाट इज़ K? K इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और उसके साथ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है बेटा जी वो है 4 पाई R स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से R स्क्वायर को इस R स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो 4 पाई है इस 4 पाई को इस 4 पाई के साथ क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स इक्वल होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। और देखिए वो जो चार्ज एनक्लोज था वो क्या था, वो जो चार्ज एनक्लोज था दैट इज़ स्मॉल चार्ज Q। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करके कैसे लिखा जा सकता है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। सपोज़ इसके अंदर ये जो स्फेरिकल सरफेस आपने कंसीडर किया हुआ था, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर सिर्फ एक चार्ज स्मॉल q मौजूद नहीं था, बल्कि इसके साथ दूसरा चार्ज भी था, चार्ज Q2, इसके साथ तीसरा चार्ज भी मौजूद था, चार्ज Q3, इसके साथ फोर्थ चार्ज भी था, चार्ज Q4 एंड अप टू सो ऑन टू चार्ज Qn। तो जब आपके पास एक चार्ज की वजह से, चार्ज Q1 की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स स्मॉल q है, ठीक है। इसको मैं अब Q1 कंसीडर कर लेता हूँ, ये स्मॉल Q1। तो वो जो दूसरा चार्ज होगा, इस दूसरे चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, दूसरे चार्ज की वजह से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स इनटू चार्ज Q2। तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आएगी, वो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। नाउ phi total is equal to the value of total flux is equals to 1/एप्सिलॉन टाइम्स into चार्ज Q1 प्लस चार्ज Q2 प्लस अप टू सो ऑन टू चार्ज Qn। और जब आप इन तमाम चार्जेस को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, लास्ट एक्सप्रेशन आएगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड दैट इज़ चार्ज Q। तो वो जो कैपिटल Q है, कैपिटल Q इन तमाम चार्जेस का सम है। एक चार्ज की वजह से पास होने वाला फ्लक्स Q/एप्सिलॉन, दूसरे चार्ज की वजह से पास होने वाला फ्लक्स Q/एप्सिलॉन, तीसरे चार्ज की वजह से पास होने वाला फ्लक्स Q/एप्सिलॉन। तो तमाम चार्जेस की वजह से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 1/एप्सिलॉन इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड अप टू सो ऑन टू Qn। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है 1/एप्सिलॉन इंटू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। लास्ट पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें से एक MCQ बनता है, वो MCQ देख लें। वो MCQ क्या है,
आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आई है, वो टोटल फ्लक्स सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? वो टोटल फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि आपने मीडियम कौन सा यूज़ किया हुआ था, एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके अलावा कोई और मीडियम किसी और मीडियम के अंदर आप प्लेस करते तो फिर आप उसकी परमिटिविटी को यूज़ करते। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर डिपेंडेंस है वो क्या है? टोटल चार्ज इनक्लोज। इसमें कहीं पर भी जो क्लोज सरफेस की जो ज्योमेट्री है उसको डिस्कस नहीं किया गया, यानी कि जो क्लोज सरफेस है क्या वो स्फेरिकल सरफेस था, या क्लोज सरफेस जो है वो कोई क्यूबिकल सरफेस है, या क्लोज सरफेस जो है वो कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है। आपने इस तरह की कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर ज्योमेट्रिकल सरफेस या स्फेरिकल सरफेस के लिए फ़्लक्स की वैल्यू अलग-अलग होती तो हमें यहाँ पर वो वाला जो शेप से रिलेटेड फैक्टर है वो यहाँ पर नज़र आना चाहिए था। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स passing through the surface does not depend upon the geometry of closed surface। यहाँ तक कि आप लोगों का टॉपिक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।